हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपकी न्यू इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो नाम से मार्केट में आ चुकी है। 2021 में आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और अब आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी बुक है। पहले आपकी एमपी बोर्ड चला करती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी बुक आ गई है आपकी फ्लेमिंगो नाम से। तो आज हम इसका फर्स्ट लेसन समझेंगे। फर्स्ट लेसन का ही नाम आपके है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन आपके फर्स्ट लेसन है, लेकिन बड़ी ये थोड़ी सी अजीब बात है कि आपका बुक में तो फर्स्ट लेसन है, लेकिन फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं पहले। अल्फोंसो डोडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो डोडेट के द्वारा ये आपका जो लास्ट लेसन है ये लिखा हुआ है। इनका जन्म 1840 और मृत्यु 1897 हुई। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, और साथ में ही शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियां भी लिखते थे, यानी छोटी कहानियों के भी लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये आपका लेसन काफ़ी पुराना है। ये उस समय लिखा गया जब फ्रैंको प्रशियन वार हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, जिसमें फ्रांस को प्रशिया ने बिस्मार्क के नेतृत्व में परास्त कर दिया था। Prussia then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria। यानी जो प्रशिया था वो उस समय किस देश को कहते थे, उसका कुछ हिस्सा आज जर्मनी में है, पोलैंड में है और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। जो हमारी कहानी है उसमें ये बताया जा रहा है कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन, इनको प्रशिया के हाथ में दे दिया गया था, यानी उन्हें सौंप दिए गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और यहाँ पे जो कहानी बताई जा रही वो ये बताई जा रही है कि अल्सास और लॉरेन जब फ्रांस के हाथ से निकल करके प्रशिया के हाथ में चले गए, दूसरे देश के हाथ में चले गए, तो स्कूल लाइफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो बताया जा रहा है वो जो लेखक हैं अल्फोंसो डोडेट, ये उस समय बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते होते हैं, उसी समय ये घटना घटित होती है। तो ये जो आपका लेसन है वो उनकी पुरानी याद के आधार पे बताया जा रहा है कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे और इस समय ये घटना घटित हुई तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस समय सभी पर, स्कूल की पढ़ाई पर क्या कैसे घटना घटित हुई, उसके आधार पे है आपका। तो यहाँ से आपका लेसन प्रारंभ होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question us on participle। लेखक इसमें बच्चे के रूप में है, स्वयं नरेटर। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, वेरी लेट, उस सुबह, और इस कारण से मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी। स्कोल्डिंग कहते हैं डांट फटकार। जब बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो उन्हें इस बात का अधिकतर भय रहता है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब भय होना, डरे होना, ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांट फटकार का डर होना।
स्पेशली बिकॉज हेमल, और खास करके किसका डर था उन्हें? हेमल का डर था, क्योंकि बच्चों को अधिकतर प्रिंसिपल या क्लास टीचर दो का ही डर उस समय रहता है जब बच्चे लेट हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ने देख लिया तो वो डांट लगाएंगे और क्लास टीचर तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा ही। तो यहाँ पे उन्हें जो डर था वो था एम हेमल का डर था। क्यों? हैड सेड दैट ही वुड आस्क अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल जिस तरह से होते हैं, हो सकता है फ्रेंच भाषा में भी होते हों, तो यहाँ पे पार्टिसिपल का जिक्र किया जा रहा है। हम यहाँ पे साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं कि ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल, उसके ऊपर उनके टीचर क्वेश्चन पूछने वाले थे और उस बात का उस बच्चे को ज्यादा डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और लेखक कह रहे हैं कि मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी पता नहीं था, यानी लेखक को उस ग्रामर की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कुछ क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं दूर चला जाता हूँ और जो अपना दिन है वो बाहर व्यतीत करता हूँ, यानी स्कूल ना जा करके स्कूल से भाग जाता हूँ और स्कूल ना पहुंच करके बाहर खुले मैदान में खुले में अपना समय व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर इतनी अच्छी गर्मी थी और बहुत अच्छी धूप थी। यहाँ पे गर्मी की बात क्यों कही जा रही, वार्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो कहानी है फ्रांस की, यूरोप देश की, तो अधिकतर वहां पर सर्दी रहती है। उस समय सर्दी का मौसम होगा तो बाहर जब धूप खिली होती है तो हल्की गर्माहट रहती है तो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ गर्मी हम पसंद नहीं करते हैं, वो लोग गर्मी पसंद करते हैं क्योंकि बाहर मौसम गर्म हो तो सर्दियों में हमें राहत मिलती है। तो वहाँ यहाँ पे लेखक उसी बात को कह रहे हैं। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। अब वो बाहर जो कह रहे हैं आउटडोर की, तो उसका वर्णन कर रहे हैं बाहर प्राकृतिक दृश्य का, कि बाहर चिड़ियों की मुझे जंगल में पेड़ पौधों पर चहचहाट सुनाई देगी, साथ में ही जहां पर आरा मशीन लगी हुई है, सॉ मिल कहते हैं लकड़ी काटने की मिल को, यानी आरा मिल, वहां पर जो प्रशियन सोल्जर हैं वो ड्रिल कहते हैं, एक तरह से जो सैनिक अपनी परेड वगैरह करते रहते उसको, तो वो कर रहे हैं बाहर का ये दृश्य। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और लेखक ये भी कह रहे हैं कि पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा, नियमों की तुलना में मुझे ये सब कुछ ज्यादा आकर्षक लग रहा था। टेम्पटिंग यानी किसी चीज को सम्मोहित करना, आकर्षित करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझ में इतना साहस था कि मैं इन चीजों का विरोध कर सकूं, यानी जब हम कुछ भी गलत करने चलते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज ये आती है कि चलो आज मस्ती कर लेते हैं, लेकिन एक आवाज ये भी कहती है, अंतरात्मा की आवाज, कि नहीं नहीं ऐसा गलत है। तो जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं वो सही रास्ते पर जाते हैं। तो लेखक भी यहाँ कह रहे हैं कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कि मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं इस चीज का विरोध करूं, यानी उन्हें जो बाहर का मौसम सुहावना लग रहा था, और वो कह रहे हैं मैं फुर्ती में स्कूल की ओर चलती गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. लेखक कह रहे हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल कोई बिल्डिंग वगैरह होगी जहां से लेखक गुजर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वहां पे मुझे बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। क्राउड यानी भीड़। बुलेटिन बोर्ड के सामने सूचना पटल, जैसे हमारे स्कूल में बाहर एक सूचना पटल लगा होता है, सूचना के लिए बोर्ड लगा होता है जिस पर सूचना लिखी होती है,
तो उसी तरह से जो टाउन हॉल नामक जगह है वहाँ पर बाहर सूचना के लिए बोर्ड लगा होगा और उस बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ जमा थी, इकट्ठी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी वो सारी की सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, चाहे वो युद्ध हारने की खबर हो या कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा आदेश जारी करने की बात हो या ड्राफ्टिंग की बात हो। इस तरह से कोई भी बुरी खबर है वो सारी की सारी लेखक का सोचना है कि बुलेटिन बोर्ड से ही आती हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने ये सब कुछ बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि पता नहीं अब क्या बात होगी। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसके बाद मैं जितनी जल्दी चल सकता था उतनी जल्दी जा रहा था। आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी फुर्ती में मैं चल सकता था उतनी फुर्ती से मैं स्कूल की तरफ चल दिया। तभी एक ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, जो कि वहां पर बुलेटिन देख रहा था, वो अपने वहां पे शिष्यों के साथ में था जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेंटिस कहलाते हैं, शिष्य या ट्रेनिंग। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जिनको वो सिखाता है उनके साथ में वहां पर वह भी देख रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा जल्दी मत चलो बब। यहाँ पे जो बच्चों को प्यार से अपन कुछ भी कहते हैं तो इस तरह का शब्द है, जैसे हम बेटा शब्द कहते हैं, इसी तरह से वो बब कह रहा है। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों लेखक ये बात सोच रहे हैं? क्योंकि वो पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और बहुत फुर्ती में चल रहे हैं, जा रहे हैं, और पीछे से वो कह रहा है कि ज्यादा जल्दी मत चलो, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम है, जबकि लेखक पहले से ही लेट हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्सन्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और लेखक इतनी फुर्ती में चल के जा रहे थे कि जो मिस्टर एम हेमल्सन का छोटा सा गार्डन था जो उन्होंने स्कूल के बाहर लगा रखा हुआ, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो हाँप गए थे। आउट ऑफ ब्रीथ यानी हाँपना, लेखक हाँपने लग गए थे, इतनी फुर्ती में तेज तेज चल के गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, अक्सर जब स्कूल लगना प्रारंभ होता था तो वहां पर बहुत सारा शोर शराबा हुआ करता था। बसल कहते हैं शोर मचना। विच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जो कि बाहर स्ट्रीट से ही सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और क्या क्या शोर होता था उस समय, तो वो कह रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी डेस्क को, टेबल की जो डेस्क होती है उसको खोलना और बंद करने की आवाज। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, और जो लेसन था उसको रिपीट करने की आवाज। यूनिसन कहते हैं एक स्वर में जो आवाज निकलती है। जैसे बच्चों को जब हम ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो बाकी के क्लास के पूरे स्टूडेंट इकट्ठे एक स्वर में उसको रिपीट करते हैं, ए फॉर एप्पल। तो उसी तरह से जो बच्चे विद्यार्थी एक स्वर में किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उसको कहते हैं यूनिसन। तो यहाँ पे लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, उस तरह की आवाज जो कुछ भी उन्हें उस समय रिपीट करने को कहा जाता होगा। वेरी लाउड, और बहुत तेज, बच्चे छोटे
खास करके उनसे कुछ कहा जाए तो वो अपनी फुल आवाज़ में चिल्लाते हैं, तो वेरी लाउड। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और जब इस तरह से एक साथ सब बच्चे चिल्लाते हैं, बहुत तेज स्वर होता है, तेज आवाज़ होती है, शोर होता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने कानों पर हाथ रख लिया करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और तीसरा जो शोर था बसल, यानी जो शोर है 3 तरह का है, उस शोर की बात कही जा रही है यहाँ पे बसल में। तीसरा जो शोर था वो था जो टीचर के पास रूलर हुआ करता था, एक मोटा सा डंडा, और जिसको वो टेबल पर पटकते थे। रैपिंग मीन्स इस तरह से टेबल पे ठक ठक करना। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल। लेकिन लेखक कह रहे हैं लेकिन अभी सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेखक कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि जब वो लेखक स्कूल पहुंचेंगे तो उस समय ये जो शोर है वो शोर हो रहा होगा, और उस समय शोर और कन्फ्यूजन की जो स्थिति रहती है तो उस सब का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और चुपचाप जाकर के अपनी जगह बैठ जाऊंगा, और मेरे को उस स्थिति में कोई भी ज़्यादा देख नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा। डेस्क विदाउट बीइंग सीन, किसी के देखे बगैर मैं अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाऊंगा। कॉमोशन कहते हैं नॉइस एंड कन्फ्यूजन, यानी शोर और भ्रम की स्थिति। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन संडे मॉर्निंग हो, यानी संडे मॉर्निंग वाले दिन वहां पे पूरे शांति छाई रहती है। तो उस दिन भी लेट हो जाने के कारण जब वो पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल खामोशी दिखाई दी, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। खिड़की के द्वारा मैंने देखा अपने क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल थे वो इधर से उधर, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बराबर टहल रहे थे, और अपने दोनों बाजुओं के बीच में अपना जो टेरिबल आयरन रूलर था, लोहे का डंडा, उसको उन्होंने दबा रखा था, यानी पीछे डंडे को दोनों हाथों के बीच में दबाए हुए, और वो बराबर इधर से उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर everybody. You can imagine how I bustled and how frightened I was. मुझको दरवाजा खोलना पड़ा। I had to open the door. had to का यूज जब किया जाता है तो करना पड़ता है, करना पड़ा, इस तरह से मजबूरी वाली बात आ जाती है। तो मुझको दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा। लेखक कह रहे हैं यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उस समय कितनी शर्म महसूस हुई और कितना मैं भयभीत हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन एम हेमल्सन सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन एम हेमल ने जब मुझको देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लेखक को सबसे बड़ा जो डर था वो था अपने टीचर का कि वो लेट पहुंचेगा, तो पहली बात लेट पहुंचने पर डांट लगेगी, और दूसरा वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं एम हेमल ने उनको देखा और बड़े
दयालु भाव से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रांस, यहाँ पे लेखक का नाम आ रहा है, लेखक का नाम फ्रांज है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ जल्दी से, हम तुम्हारे बगैर ही प्रारंभ करने वाले थे। यानी उन्होंने अभी तक लेसन प्रारंभ नहीं किया है, पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर, यानी लेखक के पहुंचने से पहले ही शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी तक किया नहीं है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, लेखक कह रहे हैं मैंने तुरंत ही बेंच को जंप करते हुए अपनी जगह पर जाकर के डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। अब बैठने के बाद लेखक जब थोड़ा सा शांत हुए, उनका मन थोड़ा सा शांत हुआ, जो वो घबराए हुए चले आ रहे थे, तो कह रहे हैं जैसे ही थोड़ा सा मेरा डर कम हुआ तो मैंने ये देखा कि टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। टीचर ने उस दिन बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, फ्रांज ये बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई है, फ्रिल कहते हैं झल्लर लगी हुई, और सिल्क का ब्लैक कोट पहना हुआ है, ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई है, और दोनों के दोनों एम्ब्रॉयडर्ड हैं, यानी उन पर कढ़ाई की हुई है। और ये जो कपड़े हैं सुंदर से, वो कभी भी इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण और प्राइज डे यानी पुरस्कार वितरण, इन दोनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। यानी जब कभी भी स्कूल में कोई निरीक्षण करने आता था तो वो ऐसे कपड़े पहनते होंगे, और जब पुरस्कार वितरण होता था तब भी ऐसे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने क्यों पहने हुए हैं? बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा, यानी उन्होंने टीचर के कपड़ों पे ध्यान दिया है, साथ में ही वो कह रहे हैं इसके अलावा पूरा स्कूल अजीब लग रहा है। होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल का जो माहौल है उस दिन बड़ा ही अजीब और गंभीर, सोलेम कहते हैं गंभीर, सीरियस लग रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य इस बात को देख करके हुआ, सरप्राइज यानी आश्चर्य होना। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि पीछे की बेंचें थीं, क्लासरूम में पीछे की बेंचें थीं, वो हमेशा खाली रहती थीं। एम्प्टी यानी खाली। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, पीछे की बेंचों पर गांव वाले बैठे हुए थे हमारे साथ में, हमारे अलावा, यानी आगे की बेंचों पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं और पीछे की बेंचों पर गांव वाले बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, ये किसी का नाम है हॉजर। ओल्ड हॉजर शब्द का जिक्र करा जा रहा है, यहाँ पे ये तस्वीर दी जा रही है हॉजर की, के बूढ़े हाउजर बैठे हुए हैं जिन्होंने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई है, ये हैट दिखाया जा रहा है। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर गांव के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर भी फॉर्मर कहते हैं पूर्व, रिटायर हुए, रिटायर मेयर और रिटायर पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग गांव के जो भी हों। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बड़े दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
और जो हॉजर थे वो एक पुरानी प्राइमर लाए हुए थे। प्राइमर एक किताब को कहते हैं। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ओल्ड प्राइमर, पुरानी प्राइमर बुक लाए हुए थे जिसके जो किनारे थे वो पूरे फटे पुराने हो रहे थे, और उन्होंने उस बुक को अपनी गोदी में, नीस यानी घुटने, गोदी में खोल करके रखा हुआ था, जिस पर के उनके चश्मे पड़े हुए थे पेजों के ऊपर। स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को। लाइंग अक्रॉस द पेजेस। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इस सबको बड़े आश्चर्य से देख रहा था, यानी स्कूल में आज जो अजीब स्थिति है उस सब में उलझा हुआ था और सब कुछ अजीब लग रहा था, तभी मिस्टर एम हेमल ने अपनी चेयर ले ली, यानी अपनी कुर्सी पर बैठे और बड़े ही शांत और जेंटल टोन में, बड़े प्यार से, प्यार भरी आवाज में उन्होंने हम सब से कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि अल्सास और लोरेन के जो स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। बर्लिन जर्मन देश की राजधानी है, तो जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है, इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है क्योंकि अब ये अल्सास और लोरेन जर्मनी के एक हिस्सा बन चुके हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो अगला टीचर है, दूसरा टीचर है, वो कल पहुँच जाएगा। कल आएगा, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं और वो जर्मन भाषा पढ़ाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये अब तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, यानी फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से इसको सुनो। वाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। जब उन्होंने ये बात कही कि लास्ट लेसन है, कल से फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि इन शब्दों ने जैसे मेरे ऊपर बिजली गिरा दी हो। थंडर क्लैप, यानी इन शब्दों को सुन करके उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, वो स्तब्ध रह गए। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। wretches कहते हैं बुरा होना, ये बहुत बुरा हुआ, तो यही वो बात है जो टाउन हॉल में थी। वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, रास्ते में जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा होता है तो ये बात सोचता है उस समय कि पता नहीं आज कौन सी बुरी खबर आई होगी। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है, तो कह रहे हैं तो अच्छा यही बुरी खबर जो थी वो टाउन हॉल पर लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ, क्यों? मैंने कितनी मुश्किल से, हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने कितनी मुश्किल से फ्रेंच भाषा को लिखना सीखा था, यानी अभी ठीक से सीख भी नहीं पाया था। और आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं उसे आगे कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा।
यानी थोड़ा बहुत वो जो कुछ लिखना सीखा था और अब आगे वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, उसको मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। देन, तब, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर लर्निंग माई लेसन्स, मुझे बड़ा दुख है कि मैंने अपने जो पाठ थे वो याद नहीं किए, यानी वो फ्रेंच भाषा पूरी तरह से नहीं सीख पाए। इस बात के लिए लेखक को अब क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और क्या करते रहे, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे आज बड़ा दुख है क्योंकि लेखक पाठ सीखने में मन नहीं लगाते थे, लेसन सीखने में मन नहीं लगाते थे। किस में मन लगाते थे, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो बाहर चिड़ियों के अंडे ढूंढते रहते थे, और जो सार नदी है उस पर स्लाइडिंग करते रहते थे। सार फ्रांस की एक नदी का नाम है जो आगे शायद इसमें लेसन में जिक्र आएगा, जो फ्रांस के घर के पास से गुजरती। माई बुक्स दैट हैड seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी किताबें, पुस्तकें जो मुझे कुछ समय तक बुरी लगती थीं, बोझ लगती थीं, बहुत वजन लगता था उनको लाने में, so heavy to carry, उनको लाना ले जाना बहुत वजनदार लगता था। जो मेरी ग्रामर थी, व्याकरण थी, और मेरे जो इतिहास, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे जो संतों का इतिहास था, ऑल फ्रेंड्स नाउ, वो सब के सब अब मुझे क्या लग रहे हैं, मित्र लग रहे हैं। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। आई कुडंट गिव अप, गिव अप यानी छोड़ना। वो सब मेरे पुराने मित्र हैं। जो इतिहास की बात कही जा रही है, इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है, पुराने संतों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, ग्रामर में जो कुछ लिखा हुआ है, फ्रेंच भाषा भी अब उनके लिए इतिहास बनने जा रही, तो वो कह रहा है मैं इन सबको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और जो टीचर हैं एम हेमल, वो भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और ये विचार कि अब वो मुझसे दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इस सब ने ये उनके बारे में मुझे भुला दिया कि उनका जो रूलर था, यानी जो डंडा था, और वो कितने गुस्सैल थे। ये सब कुछ लेखक आज भूल जाना चाहते हैं कि एम हेमल एक गुस्सैल व्यक्ति थे, उनके पास एक डंडा भी था, यानी वो उनकी डांट फटकार भी लगाते थे। अब जब ये सब कुछ छूट रहा है तो लेखक को ये सब कुछ याद आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आपका लेसन काफ़ी बड़ा है, तो इस लेसन को मैं यहीं पे आज रोक रही हूँ। तब तक उम्मीद करती हूँ इतना आप रीडिंग लगाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे।